तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जेईई में और बोर्ड्स में भी आता है। बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, गॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हम पढ़ चुके हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्पेशली कंडक्टर, उसको हम डिटेल में इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसको वैसे मैं एंड में पढ़ाने वाला था पर इससे मैं पहले कवर कर देता हूँ। ठीक है, ये सेपरेट टॉपिक है, इसे कहीं भी पढ़ाया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जस्ट बेसिक के बाद। तो चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन चार्ज पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट। तो डाइपोल मोमेंट या मोमेंट ऑफ चार्ज कह सकते हो, कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर बच्चों सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, वैसे ये सिंपल डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन है जो जनरली हमारे बुक्स में मेंशन नहीं रहती है। तो बच्चों अगर हम कहें कि डाइपोल मोमेंट क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो जो भी डाइपोल होता है उसमें जो चार्जेस मौजूद होते हैं उन चार्जेस का मोमेंट का सम होता है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसी को आप नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ नथिंग बट द समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ चार्ज। मोमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है, जैसे सेंटर ऑफ मास में बच्चों m इंटू आर लिखते थे तो मास मोमेंट बोलते थे। टॉर्क में F इंटू आर लिखते हैं या R क्रॉस F लिखते हैं या F इंटू डी लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, राइट। तो इसी तरह से बच्चों अगर हमारे पास सपोज n चार्ज्ड पार्टिकल हैं Q1 जो कि मान लेते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R1 पोजीशन वेक्टर पे मौजूद हैं, और मान लेते हैं ये Q2 है जो R2 पोजीशन वेक्टर पे मौजूद है, ये R3 पोजीशन वेक्टर पे Q3 है, ये R4 पोजीशन वेक्टर पे Q4 है। इस तरह से हमारे पास n चार्ज पार्टिकल हैं और O के रिस्पेक्ट में डाइपोल मोमेंट डिफाइन करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, वहाँ पर हम ये पॉइंट को O मान रहे हैं, ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन हो, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट से सबको मिलाने वाले वेक्टर लिए जाएंगे। तो डाइपोल मोमेंट जो डिफाइन होता है O के रिस्पेक्ट में, जो डाइपोल मोमेंट होता है इट विल बी सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ चार्ज। तो Q1 R1 चार्ज को साइन के साथ रखेंगे, Q2 R2 प्लस Q3 R3 प्लस Q4 R4 एंड सो ऑन। इस तरह से बच्चों हम डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का। किसी भी n चार्ज सिस्टम, अगर हमारे सिस्टम में n चार्ज पार्टिकल हैं तो जिस पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव में या किसी के अबाउट डिफाइन किया जाता है, तो जिसके अबाउट आप डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में सभी चार्जेस की पोजीशन वेक्टर लिए जाते हैं, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, राइट। तो वहाँ से Q1 R1 फर्स्ट चार्ज का मोमेंट प्लस सेकेंड का प्लस थर्ड का एंड सो ऑन, इसी को हम नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं बच्चों ऑफ ऑल द चार्जेस अबाउट सम पॉइंट। अब इस तरह के सिस्टम में एक विशेष बात पाई जाती है, इसे आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर इफ़ सिग्मा क्यू आई मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, जो भी नेट चार्ज है अगर ये ज़ीरो है फॉर ए सिस्टम, एक सिस्टम में अगर ये बच्चों ज़ीरो पाया जाता है, देन जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट P इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है उस सिचुएशन में। मतलब अगर हम O के अबाउट निकाल लें, इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं O के अबाउट निकाल लें या कोई A पॉइंट के अबाउट निकाल लें या किसी भी B पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल लें, सभी पॉइंट्स के अबाउट डाइपोल मोमेंट सेम होता है। तो ऐसे सिस्टम में जिसका नेट चार्ज ज़ीरो होता है उस सिस्टम में हमें पॉइंट्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा, पॉइंट्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट अस सपोज कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक है प्लस Q
और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3 और एक है -q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 2, 4। और अगर मैं 2 पॉइंट्स के अबाउट कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, एक तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो देखो जब ओरिजिन से कैलकुलेट करोगे तो जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो यही हो जाएंगे i + 2j + 3k और 0i + 2j + 4k। तो अबाउट ओरिजिन अगर हम निकालेंगे तो q और ये i + j q1 r1 + 3k आएगा और -q और ये आएगा 2j + 4k। ठीक है, तो q कॉमन आ जाएगा, ये i आएगा, ये -j आएगा और ये -k आएगा। तो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर आएगा, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। q कॉमन है, i - j - k। अब बच्चों मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ले लेते हैं a, जिसके एनी पॉइंट a जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 1, 0, 0। एक सिंपल पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर 1, 0, 0 हैं तो इसके रिलेटिव में जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये इसके रिलेटिव में ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो r1 ये a के रिलेटिव में हो जाएगा, ये r2 b के रिलेटिव में हो जाएगा। तो r1 जो a के रिलेटिव में होगा उसमें इसके पोजीशन वेक्टर में से ये पोजीशन वेक्टर घटाएंगे। तो 1 - 1 यानी 0i कैप, 2 - 0 यानी कि कोई 2j कैप और 3 - 0 3k कैप आएगा। इसी तरह से 1 के रिलेटिव में 2 का ये जो सेकंड पॉइंट है, ये 2 का a के रिलेटिव में, ये 2 का a के रिलेटिव में है। तो 2 का a के रिलेटिव में जो आएगा 0 - 1 -i कैप, 2 - 0 + 2j कैप + 4k कैप। अब हम सेम डेफिनेशन लगा दें कि a के रिस्पेक्ट में अगर डाइपोल मोमेंट लेना है तो q1 r1 a के रिस्पेक्ट में प्लस q2 r2 a के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हम q की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं +q, ये 2i + 3j है और ये -q, ये -i + 2j + 4k है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये माइनस +3i आ रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हम लोगों ने, ये 2j था। ठीक है, ये 2j था। ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो q कॉमन है, ये 1i आएगा यहाँ से प्लस, ये 2j आएगा यहाँ से, ये -2j आ रहा है, नहीं ये 2j है और ये 3k है, सॉरी 2j + 3k, 2j + 3k है यार। ठीक है, तो 2j और ये -2j, ठीक है, ये -0 - 1, ये 2j -2j और 2j कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है क्या j में। तो बच्चों देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, जब हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा था तो ये जो पोजीशन वेक्टर था ये i + 2j + 3k था। देख लो i + 2j + 3k, तो यहाँ पे ये गलती है, देखो ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, ये i तो ये 0j आएगा, ये 0 हो जाएगा, j वाला टर्म नहीं आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए मैच नहीं कर रहा था वो। अब इधर देख लो, ये फिर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर ये निकालिए, घटा के दोनों पॉइंट और उस पर अप्लाई कर दिया, तो ये j वाला j से कट जाएगा, ये माइनस प्लस i आ जाएगा और ये +3k और -4k हो जाएगा, तो -k आ जाएगा। देखो ये बिल्कुल सेम आ रहा है, q × i - k। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये जो वेक्टर आएगा ये i + 2j + 3k आएगा जब ओरिजिन से लेंगे। तो मैं ओरिजिन के अबाउट निकाला और a पॉइंट के अबाउट निकाला, दोनों पॉइंट के अबाउट जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, तो ये प्रूव हो जाता है। यहाँ पे देखो +q - q, तो नेट चार्ज कितना था, यहाँ पे नेट चार्ज सिस्टम का 0 था, इसीलिए ओरिजिन के अबाउट निकाला। या किसी भी जनरल पॉइंट, तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, 3, 8, 12 ले लो, उसके अबाउट निकालोगे तो भी सेम आएगा, आप निकाल के देख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने सिंपल बात डिस्कस करी कि नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो आप डिफाइन करते हैं किसी भी सिस्टम का q1 r1 + q2 r2 एंड सो ऑन। ठीक है, q3 r3, तो सभी चार्जेस के मोमेंट का सम होता है। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये ध्यान दिया, किसी भी सिस्टम पे अगर नेट चार्ज 0 हो तो उसका डाइपोल मोमेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया गया, मतलब रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। डाइपोल मोमेंट अबाउट ऑल द पॉइंट्स वो सेम होता है बेटा। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल डाइपोल।
तो नेचुरल डाइपोल बच्चों क्या होता है, जनरली जो डाइपोल नेचर में पाया जाए, नेचर में क्या होता है, कोई भी डाइपोल का मतलब है जब हमारे पास दो पोल हों, ठीक है। तो एक अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे अगर सेपरेटेड है बच्चों, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है और ये कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ठीक है। लेट अस सपोज ये डी है, स्मॉल डिस्टेंस डी है, तो इसे दो पोल, ये पॉजिटिव पोल बोलते हैं इसको, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव पोल बोलते हैं। तो ये दो पोल का सिस्टम है, इसीलिए बच्चों से डाइपोल कहा जाता है। तो जनरली नेचर में इसी तरह के डाइपोल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये नेचुरल डाइपोल है बच्चों। अब मान लेते हैं कोई भी हम एक्स वाई जेड सिस्टम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई जेड, और चूंकि इसका जो नेट चार्ज है बच्चों वो ज़ीरो है, तो आप देख रहे हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा ऑफ रेफरेंस पॉइंट। मतलब आप ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल दीजिए, डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो सेम आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट होगा। तो बच्चों लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट, एनी रेफरेंस पॉइंट ओ, ये जरूरी नहीं ओरिजिन मान रहे हैं, कोई भी मान सकते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज ए, तो ये इसका r1 वेक्टर होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर ए के रिलेटिव में ये r2 वेक्टर होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम ओरिजिन लें। अब आप ये देखो कि आप ये r1 r2 पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट से इंडिपेंडेंट होता है। तो देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो डाइपोल मोमेंट बच्चों हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, q1 r1 वेक्टर प्लस q2 r2 वेक्टर। तो प्लस q है r1 वेक्टर के साथ आएगा और माइनस q है r2 वेक्टर के साथ आएगा। तो q कॉमन आ जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो अगर अब देखें r1 माइनस r2 मेरे को चाहिए, तो ये r1 है, ये r2 है। अगर मैं इसे d वेक्टर मान लूँ थोड़ी देर के लिए, दिस इज d वेक्टर माइनस से प्लस की तरफ, तो इसमें अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएं, तो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो बहुत आसानी से हम ये लिख सकते हैं कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। मतलब r2 वेक्टर प्लस d वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर। दिस इम्प्लाइज d वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे r1 माइनस r2 को अगर हम d वेक्टर लिख दें तो p वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा q d वेक्टर। तो जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, तो इट इज़ q इंटू डी, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है बच्चों, इट इज़ टू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इधर की तरफ होगी, बट ये अपोजिट होती है यहाँ पे। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान दीजिए। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, तो डायरेक्शन जो होती है बच्चों वो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू वर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ये बच्चों इसकी डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो ये सिंपल नेचुरल डाइपोल है। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो किसी भी एक चार्ज का, अब आप देख सकते हैं सिर्फ डी पे डिपेंड करेगा, डी पे और क्यू पे, मतलब ये r1 r2 पे डिपेंड नहीं करेगा। नेचुरल डाइपोल है भाई, सिस्टम का नेट चार्ज जीरो है। अगर सिस्टम का नेट चार्ज जीरो है तो डाइपोल मोमेंट वैसे भी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है कि किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया गया है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों ये कभी नहीं कहा जाएगा कि इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करिए, उसमें सीधे डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल नेचुरल डाइपोल है जिसकी वैल्यू होती है डाइपोल मोमेंट की चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। एक चार्ज का, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो व्हाट इज नेचुरल डाइपोल बच्चों, जब दो हम चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस पे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट करके रख देते हैं तो इस सिस्टम को हम नेचुरल डाइपोल बोलते हैं बेटा, नेचुरल डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। और इस नेचुरल डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है इट इज इक्वल टू द value of charge into any one charge, magnitude of any one charge into distance between the two charges। और dipole moment is a vector quantity और इसकी डायरेक्शन होती है from negative charge towards positive charge, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ओके। तो बच्चों अब जैसे मान लो कभी कभी हमारे स्कूल की किताबों में प्लस और माइनस ऐसे दो चार्ज रख देते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस 2l लिख देते हैं, तो फिर p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो q इंटू डी की जगह 2l लिख देंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम 2l ही रटें, है ना, ये तो डिपेंड करता है, आप जो मानोगे वो रख सकते हो। d मानोगे q d लिखोगे,
2l 4l मानोगे तो 2l q इंटू 2l लिखोगे, 4l मानोगे तो q इंटू 4l लिखोगे बेटा। ओके, तो चलिए एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल डाइपोल पे बेस्ड एक प्रॉब्लम बनता है, और डाइपोल मोमेंट बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो वेक्टर की तरह लगाएंगे, मतलब वेक्टर एडिशन करेंगे। अगर डाइपोल्स को ऐड करना हो तो ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। वेक्टर है तो वेक्टर की अदर प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करेगा, जैसे कंपोनेंट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में यूज़ हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट में यूज़ हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके बच्चों, तो चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें जनरल फार्मूला आपको यूज़ करना होता है। ये क्वेश्चन जनरली आपको जेई में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स a,0 हैं, एक यहाँ पे -2q चार्ज पार्टिकल हैं जिसके कोऑर्डिनेट 0,2a है, और एक यहाँ पे +2q चार्ज पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स -2a,0 हैं, और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे -q है जिसके कोऑर्डिनेट 0,-a हैं। अब हमसे कहा गया, हमसे सीधे सीधे कहा जाएगा फाइंड आउट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। लेकिन इसमें ये बिल्कुल मेंशन नहीं किया जाएगा कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है बच्चों, क्योंकि जैसे ही आप इसको देखेंगे कि नेट चार्ज कितना है, तो आप देखेंगे -2q + 2q -q + q देखेंगे 0 है, मतलब डाइपोल मोमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट होगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल दीजिए सेम आएगा, पर हम जब इसका मतलब डाइपोल मोमेंट अबाउट ऑल द पॉइंट्स विल बी सेम, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। तो जब हमें पॉइंट सेलेक्ट करने की बच्चों स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, ऐसा कहा जाता है गणित में कि जब एज्यूम करने की फ्रीडम हो तो सरल एज्यूम करो, सरल जिसपे कैलकुलेशन टफ ना हो, तो क्यों ना हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल लें जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है, ठीक है। तो इसके लिए r1 वेक्टर ये हो जाएगा, इसके लिए r2 वेक्टर ये हो जाएगा, r3 वेक्टर ये हो जाएगा, r4 ये हो जाएगा। तो लेट अस अप्लाई डाइपोल मोमेंट वेक्टर इक्वल टू, पहले +q अप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर जो होगा वो a,0 से 0,0 को मिला रहे हैं, तो a - 0 i कैप, 0 - 0 j कैप, तो ये सिंपल a i कैप वेक्टर आएगा q1 r1। फिर बच्चों -2q है, ये 0,2a है, तो ऊपर की तरफ आएगा ये वेक्टर, तो ये 0 - 0 i कैप, 2a - 0 j कैप, तो 2a j कैप आएगा। और ये बच्चों जो आ रहा है ये 2q -2a i कैप आएगा, और ये +-q, ये y कोऑर्डिनेट है -a j कैप आएगा। तो यहाँ से अगर आप डाइपोल मोमेंट और निकालें तो i कैप में q इंटू a तो आ रहा है, देखिए कॉमन, तो एक i यहाँ से आ रहा है, माइनस के 4i यहाँ से आ रहे हैं, तो माइनस का 3i ये बचेगा, माइनस के 4j यहाँ से आ रहे हैं, प्लस का 1j यहाँ से आ रहा है, तो प्लस माइनस का ही 3j बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3qa कॉमन आ गया, -i - j। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में बच्चों आंसर है, बट अगर आपको मैग्नीट्यूड में आंसर चाहिए तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3qa, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √2, तो 3√2q इंटू a, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो कूलम इंटू मीटर आएगा, कूलम चार्ज का यूनिट है और मीटर लेंथ का यूनिट। तो इस तरह से बच्चों आपको ये कैलकुलेशंस करने को मिल सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेट डाइपोल मोमेंट आप ऐसे निकालते हैं बच्चों। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ L है, और इसके 3 कोनों में एक कोने पे चार्ज मान लीजिए रखा है -2q, और 2 कोने पे रखा है +q और +q। अब हमसे कहा जाए कि सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट, आप बताइए सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना है। तो एक तरीका तो बच्चों ये है कि आप किसी एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट 0, 0 मान लें, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L, 0, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के L/2। अगर आप इसे x एक्सिस माने, इसके परपेंडिकुलर यहाँ y माने, L/2, L√3/2, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होगा, और ये लेंथ L है तो ये L sin 60 होगा, तो L√3/2 लिख सकते हैं। अब तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए हैं, तो आप एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर आराम से लिख सकते हैं। q इंटू एक में 0 आएगा, दूसरे का q इंटू ये L i कैप आएगा, और तीसरे का -2q ये आ रहा है L/2 i कैप,
√3/2 L J कैप। फिर आप इसका सिंपल करके और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि इसको आई जे में सिंप्लीफाई कर लिया, एक ओरिजिन मान लिया अपनी मर्जी से, चूंकि नेट चार्ज 0 है तो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। बट एक दूसरा तरीका ये है बच्चों कि क्यों ना हम इस -2q को -q और -q के दो चार्ज समझ लें। अगर दो चार्ज समझेंगे तो एक -q से +q ये वाला डाइपोल होगा जिसकी वैल्यू q इंटू एल होगी, एक चार्ज इंटू दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड, और एक बच्चों ये डाइपोल बनेगा इधर से इधर की तरफ, इसकी वैल्यू भी q इंटू एल के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक -q इसके साथ डाइपोल बना लेगा और ये एक दूसरा -q इसके साथ डाइपोल बना लेगा, तो दो डाइपोल हो जाएंगे जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। तो जब इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा बच्चों तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं 30-30 पे, तो इधर की तरफ दोनों के कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे p cos 30 प्लस p cos 30, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट होंगे p sin 30 वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा इट इज़ 2p cos 30, तो 2 ये दोनों सेम है, p की वैल्यू q इंटू एल है, cos 30 √3/2 है, तो इट इज़ √3q इंटू एल। जनरली जो जेईई में मेंस में क्वेश्चन बनते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, जिन्हें मतलब ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज बच्चों पूछा जाएगा जिसे आप दो या दो से ज़्यादा नेचुरल डाइपोल में ब्रेक कर सकते हो। तो इन तीन चार्जेस में बड़े वाले चार्ज के दो टुकड़े कर लिए, एक को इसके साथ सेट कर दिया, एक को इसके साथ सेट कर दिया, तो हमने इसे दो डाइपोल की नज़रों से देख लिया। तो एक तरीका तो ये है कि आप प्योर बेसिक फार्मूला लगाइए, ओरिजिन नहीं पता है तो ओरिजिन मानिए, सबको आई जे के में अप्लाई करके फार्मूला लगाइए, फिर मैग्नीट्यूड ले लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप उसे कोशिश करिए कि दो या दो से ज़्यादा नेचुरल डाइपोल की नज़रों से आप उसे देखिए, दो या दो से ज़्यादा नेचुरल डाइपोल्स में आप उसे ब्रेक कर लीजिए और इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स के डाइपोल मोमेंट निकालते हुए इंडिविजुअल डाइपोल्स के डाइपोल मोमेंट निकालने के बाद उनका रिजल्टेंट वेक्टर ले लीजिए। ओके बच्चों, बट जनरली क्या होता है कि इस सवाल में आप कर पा रहे हैं आसानी से, बट इसमें क्या है कि आपको थोड़ा ब्रेक करने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि एक डाइपोल यहाँ पे ये बन जाता है, एक डाइपोल ये बन जाता है, फिर उसका आप सम कर सकते थे, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है खास। आप अगर आपको लगे कि थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है नेचुरल डाइपोल बनाने में, तो आप सीधे q1 r1 वेक्टर प्लस q2 r2 वेक्टर इस तरह से लगाइए। और पोजीशन वेक्टर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ओरिजिन नहीं गिवन है तो आप एक पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए और वहाँ से सभी के पोजीशन वेक्टर्स कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डाइपोल एंड कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे चर्चा करेंगे, और खुद डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाले फोर्सेस, टॉर्क और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या वेरिएशंस पॉसिबल हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।